नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की हमारे श्रृंखला में हम सोशल मोबिलिटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। जी। सीधी भाषा में समझें तो सोशल मोबिलिटी मतलब है समाज के सोशल स्ट्रक्चर में एक सोशल पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना। ये पोजीशन मतलब आर्थिक हो सकती है या व्यवसाय के आधार पर, इनकम के आधार पर। बिल्कुल। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के संदर्भ में अगर देखें तो इसका मतलब है कि लोग एक सामाजिक स्तर से, मतलब एक स्ट्रैटम से ऊपर या नीचे दूसरे स्तर पर जा रहे हैं। अच्छा। और समाज कितनी मूवमेंट की इजाजत देता है, इस आधार पर हम सिस्टम्स को दो तरह से देख सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। हाँ, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि सोशल स्ट्रैटा के बीच की जो बाउंड्रीज हैं वो ज्यादा लचीली, मतलब फ्लेक्सिबल होती हैं। मतलब आने जाने की गुंजाइश ज्यादा है। हाँ, एग्जैक्टली। मोबिलिटी की गुंजाइश ज्यादा होती है, जैसे अमेरिकन क्लास सिस्टम का उदाहरण दिया जाता है अक्सर। हाँ, सुना है। हालांकि ये भी जरूरी है याद रखना कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह से ओपन नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ बंदिशें होती ही हैं। अच्छा। तो ओपन सिस्टम में स्टेटस आपकी व्यक्तिगत योग्यता, आपकी मेहनत यानी मेरिट से हासिल किया जाता है। इसे हम अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। अचीव्ड स्टेटस मतलब जो आपने कमाया है। हाँ, जो आपने अपनी काबिलियत से हासिल किया। जैसे आजकल कॉर्पोरेट जॉब्स हैं या दूसरे प्रोफेशंस हैं, उनमें पोजीशंस इसी तरह मिलती हैं थ्योरेटिकली। हाँ, तो मतलब थ्योरेटिकली देखें तो एक पूरी तरह ओपन सोसाइटी वो होगी जहां हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना स्टेटस पा सके, कोई रुकावट ना हो। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने कहा, असलियत में ऐसा होता तो नहीं है। जहां से आप शुरू करते हैं, आपकी क्लास ऑफ ओरिजिन है ना? हाँ, बिल्कुल, क्लास ऑफ ओरिजिन। सीखने के मौके मिलेंगे या नहीं। हाँ, नेटवर्किंग वगैरह भी, ये सब चीजें बहुत हद तक इस पर निर्भर करती हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है। सही बात है। दूसरी तरफ है क्लोज्ड सिस्टम। इनमें बाउंड्रीज बहुत कठोर, मतलब रिजिड होती हैं। यहाँ कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ स्टेटस आपको जन्म से मिलता है, जिसे अस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। अस्क्राइब्ड मतलब जो आपको असाइन कर दिया गया। हाँ, जैसे आपका जन्म किस परिवार में हुआ, आपका लिंग क्या है, या खासकर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जाति। जाति। हाँ, इसे आप बदल नहीं सकते। आपकी काबिलियत या मेहनत ज्यादा मायने नहीं रखती। पोजीशन काफी हद तक फिक्स्ड रहती है। तो इसके उदाहरण के तौर पर भारत की जो पारंपरिक जाति व्यवस्था है वो क्लासिक उदाहरण है, या फिर यूरोप का पुराना फ्यूडल समाज। अच्छा, फ्यूडल यूरोप। हाँ, जहां लॉर्ड्स और सर्व्स होते थे। पर ये जानना दिलचस्प है कि क्लोज्ड सिस्टम भी एकदम मतलब बिल्कुल ही बंद नहीं होते थे, शायद कुछ गुंजाइश थी। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। एकदम 100% क्लोज्ड शायद ही कोई सिस्टम रहा हो। जैसे फ्रांस में नोबल्स ऑफ द रोप का जिक्र आता है। हाँ, वो क्या थे? ये वो लोग थे जो जन्म से कुलीन या नोबल नहीं थे, पर उन्होंने खिताब खरीद लिया था या किसी और तरीके से हासिल कर लिया था, तो वो नोबिलिटी में आ गए। अच्छा, तो पैसों से या पदवी से नोबल बन गए। हाँ, और भारत में भी देखें तो जाति व्यवस्था के अंदर भी कुछ तरीके थे जिनसे थोड़ी बहुत मोबिलिटी संभव थी, जैसे हाइपरगैमी। हाइपरगैमी मतलब अनुलोम विवाह। हाँ, अनुलोम विवाह, जिसमें लड़की की शादी उससे ऊंची मानी जाने वाली जाति के लड़के से होती थी। अच्छा। इससे लड़की के परिवार या कभी कभी पूरे जाति समूह को थोड़ा सा सोशल अपलिफ्टमेंट, थोड़ी मोबिलिटी मिल जाती थी, एक स्टेटस इम्प्रूवमेंट जैसा। हाँ। और दूसरा आपने कहा था संस्कृताइजेशन। हाँ, संस्कृताइजेशन। ये कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। एम.एन. श्रीनिवास। हाँ, बहुत बड़ा नाम है सोशियोलॉजी में। बिल्कुल। तो संस्कृताइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई निचली मानी जाने वाली हिंदू जाति या कोई आदिवासी समूह वो क्या करते हैं कि ऊंची जातियों के, खासकर ट्वाइस बॉर्न जातियों के, ट्वाइस बॉर्न मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हाँ, जिनके लिए पारंपरिक रूप से उपनयन संस्कार का अधिकार माना जाता था, तो निचली जातियां इनके रीति रिवाज, इनकी विचारधारा, इनके जीने के तरीके इनको अपना लेती हैं। अच्छा, कॉपी करती हैं एक तरह से। हाँ, कॉपी करती हैं, इस उम्मीद में कि इससे उन्हें समाज में ऊपर उठने में मदद मिलेगी, स्टेटस बढ़ेगा। तो क्या इससे मदद मिलती थी? हाँ, मिलती थी, पर श्रीनिवास ने ये बात साफ की है कि ये सिर्फ पोजिशनल चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं। पोजिशनल चेंज मतलब ये कि उस व्यक्ति या समूह की पोजीशन उस जाति व्यवस्था के ढांचे के अंदर बदल जाती है, वो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, लेकिन पूरा जो जाति का ढांचा है वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। अच्छा, सिस्टम नहीं बदलता, बस उसमें आपकी जगह थोड़ी बदल जाती है। एग्जैक्टली।
बल्कि कई बार तो ये ऊपर उठने की चाहत उस सिस्टम को और मजबूत कर देती है, क्योंकि आप उसी सिस्टम के नियमों को मानकर ऊपर जाना चाह रहे हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, अच्छा, अब मोबिलिटी के मुख्य प्रकारों पर आते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हाँ, ये दो मेन टाइप्स हैं। तो वर्टिकल तो मतलब सीधा सीधा ऊपर या नीचे जाना हुआ। बिल्कुल, सोशल लैडर पर ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना। जैसे किसी का प्रमोशन हो गया ऑफिस में, तो वो अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी है। और अगर डिमोशन हो गया तो वो डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी है। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब है कि आप उसी रैंक या लेवल पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आपकी सोशल पोजीशन या स्टेटस में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई स्कूल टीचर है, वो एक स्कूल से ट्रांसफर होकर उसी टीचर के पद पर दूसरे स्कूल में चला जाता है। अच्छा, पोस्ट वही रही, बस जगह बदल गई। और आयाम है, दो डायमेंशंस। अच्छा, वो क्या है? एक है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी और दूसरी है इंट्रा जेनरेशनल मोबिलिटी। इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जेनरेशनल सुनने में थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं। हाँ, पर आसान है। इंटरजेनरेशनल मतलब पीढ़ियों के बीच, इंटर मतलब बीच में। ओके, पीढ़ियों के बीच। हाँ, इसमें हम देखते हैं कि बच्चों की जो सामाजिक पोजीशन है वो उनके माँ बाप की तुलना में बदली है या नहीं, ऊपर गई है या नीचे आई है। अच्छा, जैसे वो उदाहरण था कि चपरासी का बेटा ऑफिसर बन गया। बिल्कुल, ये क्लासिक उदाहरण है अपवर्ड इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी का। पीढ़ी बदल गई और स्टेटस ऊपर चला गया। और अगर ऑफिसर का बेटा क्लर्क बने तो वो डाउनवर्ड इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी हो गई। ठीक है, ये समझ आया। अब इंट्रा जेनरेशनल? इंट्रा जेनरेशनल मतलब एक ही व्यक्ति के जीवन काल में होने वाली मोबिलिटी। इंट्रा मतलब अंदर। ओके, एक ही जिंदगी में ऊपर नीचे जाना। हाँ, कोई व्यक्ति अपनी ही जिंदगी में सोशल लैडर पर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क था, उसने मेहनत की, डिपार्टमेंटल एग्जाम पास किया और सेक्शन ऑफिसर बन गया, तो ये अपवर्ड हो गया। हाँ, ये अपवर्ड इंट्रा जेनरेशनल मोबिलिटी हुई। उसी व्यक्ति की पोजीशन उसके करियर में ऊपर चली गई। और डाउनवर्ड का उदाहरण? डाउनवर्ड का हो सकता है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस डूब गया, दिवालिया हो गया, तो उसकी सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन नीचे आ गई। ये डाउनवर्ड इंट्रा जेनरेशनल मोबिलिटी है। क्लियर है। तो ये टाइप हो गए। अब लिपसेट और बेंडिक्स की स्टडी का भी जिक्र था। हाँ, लिपसेट और बेंडिक्स ने 1959 में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी की थी। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जो समाज ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है और ब्यूरोक्रेटिक है, जैसे कि अमेरिका उस वक्त था। हाँ, अच्छा। और जो कम इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और जो प्री इंडस्ट्रियल समाज है, खासकर जो कृषि पर आधारित है, जहां रिश्तेदारी नातेदारी ज्यादा मायने रखती है, वो ज्यादा क्लोज्ड होते हैं, उनमें मोबिलिटी कम होती है। तो मतलब औद्योगिकीकरण और ब्यूरोक्रेसी मोबिलिटी को बढ़ाते हैं। हाँ, उनका ये एक मुख्य निष्कर्ष था। तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो खास तौर पर अपवर्ड मोबिलिटी को, मतलब ऊपर जाने को बढ़ावा देते हैं? इस पर फॉक्स और मिलर की एक स्टडी है 1965 की, वो काफी अहम है। फॉक्स और मिलर, ओके। उन्होंने कई देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया और दो मुख्य कारक बताए। पहला, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का एडवांस्ड स्टेज में होना, मतलब उद्योग काफी विकसित हो चुका हो। हाँ, और दूसरा, एजुकेशन में, शिक्षा में बड़ी संख्या में एनरोलमेंट होना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ लिख रहे हों। ये दोनों कैसे मदद करते हैं? होता ये है कि जैसे जैसे समाज इंडस्ट्रियलाइज होता है, तो जो नीचे के लेवल की अनस्किल्ड नौकरियां होती है ना, हाँ, जिनमें ज्यादा हुनर नहीं चाहिए, हाँ, वो काम अक्सर मशीनें करने लगती हैं, तो वो नौकरियां कम हो जाती हैं। अच्छा। जबकि मिडिल और अपर लेवल पर नई तरह की नौकरियां बनती हैं, जैसे मशीन प्रोडक्शन को मैनेज करना, इंफॉर्मेशन फ्लो को संभालना, सर्विस सेक्टर की जॉब्स, जिनमें स्किल्स और एजुकेशन चाहिए। तो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में ये जो बदलाव आ रहा है, इससे जो मोबिलिटी पैदा होती है, उसे स्ट्रक्चरल मोबिलिटी कहते हैं। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी मतलब सिस्टम में बदलाव की वजह से मौके बन रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये मौके तभी काम आएंगे जब निचले स्तर के लोगों के बच्चों को इन नई नौकरियों के लिए जो जरूरी ज्ञान और ट्रेनिंग है वो मिल पाए। हाँ, वरना मौके तो होंगे पर वो उन्हें ले नहीं पाएंगे। सही बात। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है अनिवार्य पब्लिक एजुकेशन, मतलब सबको बेसिक शिक्षा मिले और सस्ती एक्सेसिबल हायर एजुकेशन, ताकि लोग आगे भी पढ़ सकें और स्किल्स हासिल कर सकें। तो एजुकेशन का रोल बहुत क्रिटिकल है अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। बहुत ज्यादा। फॉक्स और मिलर ने इसी बात पर जोर दिया था। तो ये थे सोशल मोबिलिटी से जुड़े कुछ बुनियादी पहलू, उसके प्रकार और उसे प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
तो अब हम सोशल मोबिलिटी पर हुई अलग अलग स्टडीज पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल। शुरुआत इंग्लैंड और वेल्स की कुछ पुरानी मतलब काफी फाउंडेशनल स्टडी से करते हैं। जैसे 1949 में डेविड ग्लास और उनके साथियों ने एक बड़ी स्टडी की थी। उसके मेन पॉइंट्स क्या थे, जरा बताएं। हाँ, वो काफी लैंडमार्क स्टडी मानी जाती है। उसमें उन्होंने ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज, मतलब समाज में किस काम की कितनी इज्जत है, उसके बेसिस पर 7 सोशल क्लासेस बनाए थे। 7 क्लासेस? हाँ। ओके। फिर उन्होंने पिताओं और उनके बेटों के स्टेटस को कंपेयर किया। तो पता ये चला कि इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सोशल स्टेटस का बदलना, वो थी तो कॉमन थी, लेकिन ज्यादातर शॉर्ट रेंज मोबिलिटी थी। शॉर्ट रेंज मोबिलिटी मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि बेटे अक्सर अपने पिता के स्टेटस के आसपास वाली कैटेगरी में ही पहुंचते थे। अच्छा। जैसे अगर पिता एक स्किल्ड मैनुअल वर्कर हैं, तो बेटा शायद सेमी स्किल्ड या लोअर व्हाइट कॉलर जॉब में चला गया। ऐसा एकदम नीचे से ऊपर जाना, मान लीजिए अनस्किल्ड वर्कर से सीधा टॉप प्रोफेशनल बनना, ये जो लॉन्ग रेंज मोबिलिटी है, ये काफी रेयर थी। तो एकदम बड़ा जंप मुश्किल था। हाँ बिल्कुल। खासकर जो टॉप कैटेगरीज थी, उनमें सेल्फ रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा था। सेल्फ रिक्रूटमेंट मतलब ऊंचे स्टेटस वाले पिताओं के बेटे ही ज्यादातर उन ऊंचे पोजीशंस पर पहुंच रहे थे। फैमिली बैकग्राउंड का असर बहुत साफ दिख रहा था। तो इससे अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी का पता चला, है ना? हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर। दिलचस्प। तो मौके असल में उतने बराबर नहीं थे। अच्छा, फिर 1972 में एक और बड़ी स्टडी हुई, ऑक्सफोर्ड मोबिलिटी स्टडी। क्या ये ग्लास की स्टडी से अलग थी? इसके फाइंडिंग्स क्या थे? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी थी। इसमें सोशल क्लास को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग था। कैसे? उन्होंने ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज की जगह मार्केट रिवॉर्ड्स पर फोकस किया, जैसे इनकम, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन के चांसेस, ये सब चीजें। अच्छा, तो क्राइटेरिया ही बदल दिया। हाँ बिल्कुल। इस वजह से ग्लास स्टडी से डायरेक्ट कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बड़ा फाइंडिंग ये था कि इसमें लॉन्ग रेंज अपवर्ड मोबिलिटी वो ग्लास स्टडी के मुकाबले ज्यादा दिखी। ओह, कितनी ज्यादा? खासकर मैनुअल वर्किंग क्लास से ऊपर जाने वालों की। फॉर एग्जाम्पल, उनका जो क्लास 7 था, मतलब लोएस्ट मैनुअल क्लास, उस क्लास के पिताओं के 7% से ज्यादा बेटे क्लास 1 में पहुंच गए थे। क्लास 1 यानी हाईएस्ट प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। तो ये एक सिग्निफिकेंट जंप था। हाँ, ये तो वाकई बड़ा जंप है, 7%। लेकिन क्या टॉप पर अब भी वो सेल्फ रिक्रूटमेंट वाली बात थी जो ग्लास स्टडी में थी? बिल्कुल, वो पैटर्न भी काफी हद तक जारी रहा। क्लास 1 के पिताओं के करीब 46% बेटे 1972 में भी क्लास 1 में ही थे। अरे वाह, मतलब करीब आधे। हाँ, तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन था। नीचे से ऊपर जाने के मौके भी पहले से ज्यादा दिखे, लेकिन जो प्रिविलेज्ड पोजीशंस थी, उनका इनहेरिटेंस भी काफी स्ट्रांग था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब ज्यादा अपवर्ड मोबिलिटी भी हो रही है और टॉप पोजीशंस काफी हद तक उन्हीं परिवारों में रह रहे हैं। ये कैसे हुआ? हाँ, देखिए, इसका एक मेन रीजन था इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलना। उस दौर में ना टॉप लेवल पर जॉब्स बढ़ रही थी। अच्छा। मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोफेशनल्स, इनकी जरूरत बढ़ रही थी। अच्छा, इसे कहते हैं रूम एट द टॉप। रूम एट द टॉप, ओके। तो ये जो क्लास 1 ऑक्यूपेशंस थी, वो इतनी तेजी से एक्सपैंड हुई कि सिर्फ क्लास 1 बैकग्राउंड के बेटे उन्हें भरने के लिए काफी नहीं थे। अच्छा, मतलब डिमांड ज्यादा थी सप्लाई से। एग्जैक्टली। तो इसलिए लोअर स्ट्राटा से वर्किंग क्लास से भी लोगों को इन पोजीशंस पर लाना पड़ा। आप सोच सकती हैं, जैसे भारत में 90s के बाद आईटी सेक्टर एकदम से बूम हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो इंजीनियर्स और मैनेजर्स की डिमांड इतनी बढ़ी कि वो सिर्फ पुरानी एस्टैब्लिश फैमिलीज से पूरी नहीं हो सकती थी। तो मौके नीचे के लोगों के लिए भी खुले। समझ गए, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। अच्छा, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में मोबिलिटी बढ़ाने वाले और क्या फैक्टर्स बताए जाते हैं, यही स्ट्रक्चर चेंज के अलावा? हाँ, तो कई फैक्टर्स हैं। एक तो यही ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का बदलना। जैसे ब्रिटेन में मैनुअल जॉब्स कम हुए, व्हाइट कॉलर जॉब्स बढ़े, इससे अपवर्ड मोबिलिटी को पुश मिला। ठीक है। दूसरा फैक्टर था डिफरेंशियल फर्टिलिटी रेट्स। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि वर्किंग क्लास फैमिलीज में बच्चे ज्यादा होते थे। हाँ। और मिडिल या अपर क्लास फैमिलीज में कम। ऑक्सफोर्ड स्टडी ने भी पाया कि क्लास 1 के पिताओं के उतने बेटे नहीं थे कि वो बढ़ती हुई सारी क्लास 1 जॉब्स को फिल कर सकें। अच्छा, तो संख्या ही कम थी ऊपर वालों की। हाँ, रिलेटिव टर्म्स में। तो फिर नीचे से लोगों की जरूरत पड़ी उन जॉब्स को भरने के लिए। ओके, और तीसरा आर्ग्यूमेंट है मेरिटोक्रेसी का। मेरिटोक्रेसी, हाँ। कि अब जो सिलेक्शन होता है जॉब्स के लिए, वो टैलेंट और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर होता है, ना कि फैमिली कनेक्शंस या बैकग्राउंड के। इसमें एजुकेशन का रोल बहुत सेंट्रल माना गया। यह आइडिया था
कि जैसे जैसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, सबके लिए एक्सेस बढ़ेगा, तो सोसाइटी ज्यादा ओपन होगी और मोबिलिटी आसान हो जाएगी। पर इस पर बहस तो होती है कि मेरिटोक्रेसी कितनी असलियत है। हाँ, वो बहस तो हमेशा रहती है कि क्या सच में अपॉर्चुनिटीज बराबर हैं या एजुकेशन सिस्टम खुद ही एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को रीइंफोर्स करता है। ये अलग चर्चा है। सही बात है। ओके, ये तो हुई पुरानी बात इंग्लैंड की। हाल की स्टडीज क्या कहती हैं? जैसे अमेरिका की एक 2012 की प्यू स्टडी है, क्या वो इस अमेरिकन ड्रीम वाले आइडिया को सपोर्ट करती है कि कोई भी मेहनत से ऊपर जा सकता है? प्यू स्टडी के जो नतीजे हैं वो थोड़े सोबरिंग हैं, मतलब वो थोड़ा चौंकाते हैं। अच्छा। आते देखिए, अमेरिका में सोशल मोबिलिटी उतनी नहीं है जितनी पॉपुलर बिलीफ है या जितना फिल्मों में दिखाते हैं। उन्होंने सोसाइटी को 5 इनकम ग्रुप्स में बांटा, जिन्हें क्विंटाइल्स कहते हैं। बॉटम 20%, फिर नेक्स्ट 20%, ऐसे करके टॉप 20% तक। ठीक है, 5 हिस्से। हाँ। पाया गया कि जो लोग सबसे निचले 20% यानी बॉटम क्विंटाइल में पैदा होते हैं, उनमें से 43% लोग अडल्ट होकर भी उसी बॉटम क्विंटाइल में रह जाते हैं। ओह, 43%, मतलब लगभग आधे लोग वहीं फंसे रह जाते हैं। हाँ, इसे स्टिकीनेस एट द बॉटम कहते हैं। और ऐसा ही ऊपर भी है, जो सबसे ऊपर के 20% यानी टॉप क्विंटाइल में पैदा होते हैं, उनमें से 40% वहीं टिके रहते हैं। यह है स्टिकीनेस एट द टॉप। तो मतलब अमीर के बच्चे अमीर और गरीब के बच्चे गरीब रहने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। डेटा तो यही दिखाता है। हाँ, और एकदम नीचे से एकदम ऊपर पहुंचना कितना कॉमन है, मतलब बॉटम क्विंटाइल से टॉप क्विंटाइल तक? बहुत ही कम। प्यू स्टडी के हिसाब से सिर्फ 4% लोग ऐसा कर पाते हैं। सिर्फ 4%? हाँ, बल्कि टॉप क्विंटाइल से फिसलकर बॉटम क्विंटाइल में आने वाले लोग इससे दोगुने हैं, करीब 8%। अरे, तो ऊपर से नीचे गिरना नीचे से ऊपर जाने से ज्यादा आसान है? डेटा के हिसाब से तो यही लगता है। रिसर्चर्स का कहना है कि आपकी अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्स, मतलब आप कहां पले बढ़े, कैसे स्कूल गए, आपके आसपास का माहौल कैसा था, हेल्थ केयर कैसी मिली, ये सब आपकी इकोनॉमिक फ्यूचर तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। अच्छा, और अगर अमेरिका की तुलना दूसरे डेवलप्ड देशों से करें तो क्या सब जगह यही हाल है? नहीं, इसमें काफी फर्क है। माइल्स कोरॉक नाम के इकोनॉमिस्ट की एक बहुत जानी मानी स्टडी है जिसने कई देशों को कंपेयर किया। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उन्होंने पाया कि यूएस और यूके में इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी सबसे कम है उन देशों में जिनसे तुलना की गई। सबसे कम? हाँ, उन्होंने एक मेजर यूज किया, इंटरजेनरेशनल इनकम इलास्टिसिटी। ये बताता है कि माता पिता की इनकम का कितना फ्रैक्शन बच्चों की इनकम में ट्रांसफर होता है। ओके। यूएस और यूके में ये फिगर करीब 0.5 है, मतलब माता पिता की इकोनॉमिक एडवांटेज या डिसएडवांटेज का लगभग आधा हिस्सा बच्चों को मिलता है। आधा? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, इसके उलट आप देखिए डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा जैसे देशों में मोबिलिटी ज्यादा है। वहां इलास्टिसिटी 0.2 से भी कम है। 0.2 से कम मतलब 20% से भी कम असर? हाँ, मतलब वहां माता पिता की इनकम का असर बच्चों की इनकम पर बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। वहां सोसाइटी ज्यादा मोबाइल है। तो ये स्कैंडिनेवियन देश और कनाडा ज्यादा ओपन है इस मामले में, पर नहीं? बल्कि ये देश बन गए हैं। वाओ, ये तो पूरा नरेटिव ही बदल देता है। पॉलिसीज का इतना असर हो सकता है? बिल्कुल, सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिसी चॉइसेस मिलकर मोबिलिटी पैटर्न्स को शेप करते हैं। चलिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स थे इन स्टडीज से। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं खुली और बंद व्यवस्थाओं की, मतलब ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम्स की। सोशल मोबिलिटी को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, बहुत क्रूशियल है। सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी सोशल सिस्टम या तो ओपन हो सकता है, जहां लोगों के लिए सोसाइटी के अलग अलग लेवल्स, मतलब स्ट्राटा के बीच आना जाना थियोरेटिकली आसान होता है। थियोरेटिकली, हाँ। या फिर क्लोज्ड होता है, जहां ये मूवमेंट बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन होता है। बाउंड्रीज काफी रिजिड होती हैं। तो ओपन सिस्टम्स ये वो हुए जहां माना जाता है कि भाई आपकी मेहनत, आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी कोशिशें यही तय करेंगी कि आप लाइफ में कहां पहुंचते हैं। कोई जन्म या बैकग्राउंड की रुकावट नहीं होनी चाहिए थियोरेटिकली। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो अमेरिका वाला एक फेमस आइडिया है ना, लॉग कैबिन टू व्हाइट हाउस तक का सफर। हाँ, बिल्कुल वही। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, मतलब भारत में भी हम आजकल देख रहे हैं कैसे बिल्कुल कॉमन बैकग्राउंड के लोग भी इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में अपनी पहचान बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई छोटे शहर का स्टूडेंट मान लीजिए मेहनत करके IIT पहुंच गया। एग्जैक्टली। या किसी साधारण परिवार से कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया। ये दिखाता है कि हाँ, अपॉर्चुनिटीज हैं,
लेकिन इसमें एक पेच भी है। पेच? कैसा पेच? पेच ये कि क्या एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज वाकई सबके लिए बराबर है? मतलब क्वालिटी एजुकेशन, वो जरूरी नेटवर्क्स, बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल, क्या ये सब तक सबकी पहुंच एक जैसी है? शायद नहीं। सही बात है। मतलब कागज पर तो सिस्टम ओपन दिखता है, पर असलियत में स्टार्टिंग लाइन शायद सबके लिए एक नहीं होती। अपॉर्चुनिटी है, पर उसे पाने का रास्ता सबके लिए उतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो ये ओपन सिस्टम्स की एक सच्चाई है। अब आते हैं क्लोज सिस्टम्स पर। हाँ, क्लोज सिस्टम्स। ये इसके बिल्कुल उलट हैं। यहाँ आपकी सोशल पोजीशन, आपका स्टेटस, वो लगभग पूरी तरह से आपके जन्म पर या उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। मतलब अस्क्रिप्टिव नेचर जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, अस्क्रिप्टिव नेचर। आपकी जाति, आपका लिंग, आपकी नस्ल, ये चीजें आपकी सोशल पोजीशन तय कर देती हैं। और मोबिलिटी यानी ऊपर उठने की गुंजाइश, वो ना के बराबर होती है। बाउंड्रीज बहुत ज्यादा रिजिड होती हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद भारत की जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ही है। हाँ, वो एक प्रमुख उदाहरण है। या फिर जेंडर के आधार पर जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है, खासकर पेट्रियार्कल सोसाइटीज में, या फिर एथनिक ग्राउंड्स पर, मतलब नस्ल या कम्युनिटी के आधार पर भेदभाव। बिल्कुल। चलिए इन क्लोज सिस्टम्स के कुछ खास प्रकारों को थोड़ा और क्या कहते हैं डिटेल में देखते हैं। एक काफी यूनिक सिस्टम है एज सेट्स का। एज सेट्स, ये पहली बार सुन रही हूँ। ये स्कूल के सीनियर्स जूनियर्स जैसा कुछ है क्या? कुछ हद तक हाँ एनालॉजी समझ सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा फॉर्मलाइज्ड और पावरफुल है। ये खासकर ईस्ट अफ्रीका की कुछ जनजातियों में मिलता है, जैसे मसाई जनजाति। अच्छा, मसाई में? हाँ, यहाँ समाज में आपकी रैंक, आपकी भूमिका, आपकी अथॉरिटी, वो सब आपकी उम्र के ग्रुप यानी एज सेट से तय होती है। मतलब एक खास टाइम पीरियड में जितने भी पुरुष पैदा हुए हैं वो एक सेट के माने जाते हैं। अच्छा। और जैसे जैसे वो पूरा सेट उम्र में बढ़ता जाता है, समाज में उनकी सीनियोरिटी और अथॉरिटी भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ इंडिविजुअल अचीवमेंट से ज्यादा ग्रुप की सीनियोरिटी मैटर करती है। ये दिखाता है कि समाज सिर्फ जन्म ही नहीं, उम्र को भी सोशल स्ट्रक्चर का एक बहुत रिजिड आधार बना सकता है। इंटरेस्टिंग, ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। चलिए अब आते हैं जाति, कास्ट पर। ये तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। हाँ, कास्ट सिस्टम भारत के लिए बहुत स्पेसिफिक और गहरा सिस्टम रहा है। यहाँ जन्म से ही एक रिचुअल स्टेटस मिल जाता है, जो पारंपरिक रूप से आपके ऑक्यूपेशन, आपके सोशल इंटरैक्शंस, यहाँ तक कि शादी ब्याह, सब कुछ काफी हद तक तय करता है। हाँ बिल्कुल। हर जाति के अपने नियम, अपने दायरे और कुछ हद तक अपने प्रिविलेजेस या डिसएडवांटेजेस जुड़े होते हैं। हालांकि अब कानून बदल गए हैं, डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, पर सोशल लेवल पर जमीनी हकीकत में इसका असर आज भी कई जगहों पर कई तरीकों से दिखता है। एक क्लोज सिस्टम का एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डीप रूटेड उदाहरण है। बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसके सटल और कभी कभी नॉट सो सटल इफेक्ट्स दिख जाते हैं। अच्छा, अगला प्रकार है लिंग स्ट्रैटिफिकेशन। ये तो शायद काफी यूनिवर्सल है, हर समाज में दिखता है कुछ ना कुछ। हाँ, काफी हद तक। जेंडर बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन आपको लगभग हर सोसाइटी में मिलेगा, लेकिन हाँ, इसकी इंटेंसिटी, इसकी कठोरता अलग अलग होती है। पेट्रियार्कल सोसाइटीज में, मतलब पितृसत्तात्मक समाजों में, ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जहां जेंडर रोल्स बहुत सख्ती से डिफाइंड होते हैं। बिल्कुल। लड़कियों से क्या उम्मीदें हैं, लड़कों से क्या, कौन क्या काम करेगा, कौन से करियर ऑप्शंस चुनेगा, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होगी, ये सब जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन का ही हिस्सा है। आप सोचिए, आज भी कितनी लड़कियों को अपनी पसंद की हायर एजुकेशन या अपने चुने हुए करियर के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, परिवार से, समाज से। ट्रू, ये संघर्ष आज भी जारी है। इसके बाद है जातीय, एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन। ये किस आधार पर होता है? ये रेस, फिजिकल फीचर्स, नेशनैलिटी या कल्चरल बैकग्राउंड, इन चीजों पर आधारित होता है। जब एक एथनिक ग्रुप दूसरे पर डोमिनेट करता है या उसे कमतर समझता है। इतिहास में इसके बहुत दुखद उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे रवांडा में हुतू और तुत्सी के बीच का भयानक संघर्ष, या साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के दौरान श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच का जो सिस्टम था, वो एक बहुत कठोर एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन था। हाँ। श्रीलंका में सिंघली और तमिल समुदाय के बीच का जो लंबा तनाव रहा है, वो भी इसी का एक रूप है। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे एथनिक आइडेंटिटी को सोशल हायरार्की बनाने और कन्फ्लिक्ट पैदा करने का आधार बनाया जा सकता है। और कभी कभी तो ये एथनिक क्लेंजिंग जैसे भयानक अंजामों तक भी पहुंच जाता है। ये वाकई बहुत गंभीर रूप ले सकता है। इतिहास में एक और बहुत ही कठोर क्लोज्ड सिस्टम रहा है, दास्तां, स्लेवरी। हाँ, शायद ये क्लोज सिस्टम का सबसे एक्सट्रीम, सबसे अमानवीय रूप है। यहाँ तो एक इंसान, मतलब स्लेव, को दूसरे इंसान यानी मास्टर के प्रॉपर्टी ही समझा जाता था। प्रॉपर्टी? हाँ। मतलब वस्तु की तरह? बिल्कुल। कोई अधिकार नहीं, कोई मोबिलिटी की गुंजाइश नहीं, मालिक की मर्जी पर ही सब कुछ।
प्राचीन रोम और ग्रीस में युद्धबंदियों को गुलाम बनाने का चलन था, और आधुनिक इतिहास में अटलांटिक स्लेव ट्रेड ने लाखों अफ्रीकियों को जबरदस्ती अमेरिका और यूरोप ले जाकर अमानवीय हालातों में जीने को मजबूर किया। ये दिखाता है कि पावर स्ट्रक्चर्स इंसानों को किस हद तक डीह्यूमनाइज कर सकते हैं। भयानक है ये सोचना भी। और आखिर में एक और सिस्टम का जिक्र है, एस्टेट सिस्टम। ये कास्ट या स्लेवरी के मुकाबले थोड़ा कम सुनावा लगता है, कम से कम आज के जमाने में। हाँ, एस्टेट सिस्टम मुख्य रूप से मध्ययुगीन यूरोप, खासकर फ्रांस में काफी प्रचलित था। इसमें समाज मोटे तौर पर 3 मुख्य वर्गों या एस्टेट्स में बटा हुआ था। 3 वर्ग कौन कौन से? पहला था फर्स्ट एस्टेट, जिसमें क्लर्जी यानी चर्च के पादरी वगैरह आते थे। दूसरा था सेकंड एस्टेट, जिसमें नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग, सामंत, राजा महाराजा के करीबी लोग। और तीसरा थर्ड एस्टेट, जिसमें बाकी सब लोग आते थे, किसान, व्यापारी, कारीगर, मतलब आम जनता, कॉमनर्स। अच्छा, तो ये कास्ट जैसा ही था क्या? कास्ट जितनी रिजिड नहीं थी, थोड़ी बहुत मोबिलिटी संभव थी। मतलब आप मेहनत या शादी वगैरह से अपना स्टेट बदल सकते थे, पर बहुत मुश्किल था। स्टेटस काफी हद तक हेरिडिटरी था, मतलब बाप दादा से मिलता था। तो फिर खास बात क्या थी इसकी? खास बात यह थी कि हर स्टेट के अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके प्रिविलेजेस, वो सब बाकायदा कानून द्वारा तय थे, डिफाइंड बाय लॉ थे। मतलब पादरी वर्ग को टैक्स नहीं देना या कुलीन वर्ग को कुछ खास अधिकार मिलना, ये सब कानूनी रूप से स्थापित था। ये दिखाता है कि कैसे कानून भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को फॉर्मुलाइज और मेंटेन करने का एक टूल बन सकता है। समझ गई। तो ये थे कुछ मुख्य प्रकार के क्लोज सिस्टम्स: एज सेट्स, कास्ट्स, जेंडर, एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन, स्लेवरी और एस्टेट सिस्टम। सब दिखाते हैं कि कैसे जन्म, उम्र, लिंग, जाति, नस्ल या फिर कानून के आधार पर समाज में लोगों की जगह और उनके मौके तय होते रहे हैं। हर सिस्टम की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर जो कॉमन थ्रेड है वो है मोबिलिटी का रिस्ट्रिक्शन, ऊपर उठने की राह का बंद होना। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जरा खुले और बंद व्यवस्थाओं को, मतलब ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हमारे सोर्सेस बताते हैं कि ये सोशल मोबिलिटी को समझने के लिहाज से बहुत जरूरी है। भाई, समाज में हम सबका एक स्टेटस होता है, एक रोल होता है, और लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर स्टेटस मिले, अच्छी नौकरी मिले, है ना? कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे। तो इसी उतार चढ़ाव को सोशल मोबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल। और ये मोबिलिटी कैसी होगी, कितनी होगी, ये काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि समाज का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड। और एक इंटरेस्टिंग बात पिट्रिम सोरोकिन ने कही थी कि ये मोबिलिटी सिर्फ इंसानों की नहीं होती। कोई भी सोशल ऑब्जेक्ट या वैल्यू, जैसे कोई आइडिया हो या टेक्नोलॉजी, वो भी ऊपर नीचे जा सकता है समाज में। बेसिकली ये जो पावर, प्रेस्टीज और प्रिविलेजेस के बेसिस पर समाज में श्रेणियां बनी है ना, उनका रीऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले क्लोज सिस्टम्स को समझ लेते हैं। सोर्स कहता है कि ये व्यवस्था हायरार्की के एसोसिएटिव कैरेक्टर पे जोर देती है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, एसोसिएटिव कैरेक्टर, पर इसका मतलब शायद यही है कि जो जैसा है ठीक है, स्टेटस को बनाए रखना। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसा चल रहा है चलने दो। और ये सिस्टम क्या करता है कि समाज में जो इनइक्वालिटी है, जैसे किसके पास प्रोडक्शन के साधन हैं, किसके पास स्टेटस सिंबल्स हैं या पावर पोजीशंस, उसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरह से जस्टिफाई करता है, सही ठहराता है। और अगर कोई बदलाव लाने की कोशिश करें, अपनी जगह बदलने की, तो उस कोशिश को दबा दिया जाता है, उसको डिस्करेज करते हैं। अच्छा, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि व्यक्ति की जगह समाज में उसके जन्म, लिंग, आयु जैसे अस्क्रिप्टिव क्राइटेरिया पर तय होती है ना? मतलब आपकी मेरिट, आपकी अचीवमेंट या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन बातों का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। सही कहा, आपकी पैदाइश ही आपकी किस्मत तय कर देती है एक तरह से। इसके बिल्कुल उलट ओपन सिस्टम्स में जो नियम होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वो मोबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, इनकरेज करते हैं। यहाँ रैंकिंग के इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे स्टेटस, क्लास, पावर, और ये आपकी अचीवमेंट पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, बजाय इसके कि आप कहाँ पैदा हुए हो। हाँ, मतलब यहाँ लोगों को उनकी योग्यता, उनकी मेरिट या अचीवमेंट के आधार पर सोशल स्ट्रक्चर में जगह मिलती है। सोर्स में इसके फीचर्स भी दिए हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी होगी, मतलब तरह तरह के काम धंधे। हायरार्की थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, रिजिड नहीं, और डिफरेंशिएटेड सोशल स्ट्रक्चर होगा, और बदलाव भी तेजी से आएगा, रैपिडिटी ऑफ चेंज। बिल्कुल,
जैसे आज के जमाने में हम देखते हैं कोई भी मेहनत करके अपनी स्किल से किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है, और जो जन्म पर आधारित ग्रुप है जैसे जाति, रिश्तेदारी या एक्सटेंडेड फैमिली, उनका प्रभाव कम होने लगता है। यहाँ इक्वालिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम और चेंज और इनोवेशन जैसी वैल्यूज पर जोर दिया जाता है। जैसे भारत में कास्ट सिस्टम है, वो मोबिलिटी को रोकता है, लिमिट करता है। जबकि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज का सोशल क्लास सिस्टम है वो मोबिलिटी के लिए ज्यादा मौके देता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। अब सॉस 4 खास तरह के स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम्स और उनमें मोबिलिटी के पैटर्न्स की बात करता है। पहला है स्लेवरी सिस्टम, गुलामी प्रथा। हाँ, इसमें मोबिलिटी मतलब आजादी पाना बहुत ही मुश्किल था। सोर्स कहता है कि सिर्फ 2 ही तरीके थे, या तो मैन्यूमिशन यानी मालिक खुद ही आपको गुलामी से मुक्त कर दे, मेहरबान हो जाए। अच्छा। और दूसरा था विद्रोह, रिबेलियन, कि आप बगावत करके भाग जाएं। दोनों ही बहुत मुश्किल रास्ते थे। हाँ, जाहिर है। दूसरा कौन सा सिस्टम था? दूसरा है एस्टेट सिस्टम। ये यूरोप के फ्यूडल सोसाइटीज में था। यहाँ मोबिलिटी थोड़ी थी, पर वो ज्यादातर राजा या जो शासक है उसकी कृपा पर, उसके एक्ट ऑफ ग्रेस पर डिपेंड करती थी। वो चाहे तो किसी को जमीन दे दे, कोई पदवी दे दे। अच्छा। और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल गिल्ड्स थे, मतलब जो कारीगरों के संगठन होते थे, उनमें भी थोड़ी गुंजाइश थी ऊपर बढ़ने की। और हाँ, शादी, खासकर महिलाओं के लिए शादी करके अपना स्टेटस इंप्रूव करना एक तरीका था। और तीसरा कास्ट सिस्टम, जिसे सोर्स एक बिल्कुल सटीक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल मानता है क्लोज्ड सिस्टम का। यहाँ तो स्थिति जन्म से तय है और बदलना लगभग नामुमकिन। हाँ, नियम बहुत सख्त है मोबिलिटी को लेकर। सदस्यता जन्म से ही मिलती है, एस्क्रिप्टिव है, और कर्मा थ्योरी जैसी चीजें इसको एक तरह की वैधता देती हैं कि पिछले जन्मों का कर्म है। और सबसे जरूरी स्ट्रिक्ट एंडोगमी, यानी अपनी ही जाति में शादी करने का कठोर नियम। लेकिन सोर्स यहाँ एक दिलचस्प नुक्ता उठाता है कि ये सिस्टम इतना बंद होने के बावजूद कुछ बहुत ही लिमिटेड रास्ते थे मोबिलिटी के, जैसे संस्कृतिकरण का जिक्र है। हाँ, संस्कृतिकरण यानी कोई निचली जाति ऊंची जातियों के रीति रिवाज तौर तरीके अपनाकर अपना स्टेटस उठाने की कोशिश करें। और एक और रास्ता था हाइपरगमी, मतलब किसी महिला का अपने से ऊंची जाति या वर्ग के पुरुष से विवाह होना। लेकिन ये रास्ते बहुत बहुत सीमित थे और आसान नहीं थे बिल्कुल भी। सही कहा। और चौथा है क्लास सिस्टम, जो कि ओपन सिस्टम का अच्छा उदाहरण माना जाता है। यहाँ सैद्धांतिक तौर पर मोबिलिटी के काफी अवसर होते हैं। आपकी स्थिति आपकी अचीवमेंट पर, आपकी काबिलियत पर ज्यादा निर्भर करती है। नियम मोबिलिटी को बढ़ावा देते हैं और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर जोर होता है। ये आज के जमाने के इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल समाजों का आधार है। लेकिन सोर्स यहाँ भी एक रियलिटी चेक देता है। वो कहता है कि क्लास सिस्टम भी पूरी तरह से खुला नहीं होता, इसमें भी अपनी तरह के बैरियर्स, रुकावटें होती हैं। हाँ, जैसे सोर्स में अमेरिका का एक पुराना उदाहरण दिया है। हालांकि उसमें उस समय की भाषा नीग्रो इस्तेमाल की गई है, जो आज आपत्तिजनक है, पर पॉइंट ये था कि समानता के बावजूद उस समय तक कोई अश्वेत राष्ट्रपति नहीं बन पाया था। ये जैसे आज भी हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो बिल्कुल टॉप पोजीशंस हैं, वहां अभी भी पुरुषों का दबदबा ज्यादा दिखता है महिलाओं के मुकाबले। बिल्कुल। और यहाँ एक और गहरी बात सोच से निकलती है, वो है सोशल मोबिलिटी की रेट और क्लास फॉर्मेशन के बीच का रिश्ता। जैसे एंथनी गिडन्स का कहना है कि अगर मोबिलिटी कम है, मतलब लोग आसानी से अपनी क्लास नहीं बदल पा रहे, तो क्लास सॉलिडेरिटी ज्यादा मजबूत होगी। लोग अपनी क्लास के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में रह रहे हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ लिप्सेट और उनके साथियों का मानना था कि ज्यादातर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जब एक लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद मोबिलिटी की दर लगभग एक जैसी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ की दर से कोई सीधा संबंध नहीं रह जाता। मतलब मोबिलिटी की एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं कि मोबिलिटी और क्लास स्ट्रक्चर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये थी कुछ बातें इन अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं और उनमें गतिशीलता के पैटर्न्स के बारे में। काफी कुछ है सोचने को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पहलू पर। ठीक है,
तो अब हम थोड़ी बात करते हैं समाज में ये जो ऊपर नीचे जाना होता है, जिसे कहते हैं सोशल मोबिलिटी। हाँ। ये बस दिखाता है कि सोसाइटी में लोगों या ग्रुप्स की पोजीशन कैसे बदलती है। चलिए सबसे पहले दो बेसिक टाइप्स देखते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी। पिटरम सॉकिन ने कहा था, जहां तक मुझे याद है, कि वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब है किसी का एक सोशल स्ट्रैटम, मतलब एक सामाजिक स्तर से दूसरे में जाना। बिल्कुल। और ये मूवमेंट ऊपर की तरफ मतलब असेंडिंग या फिर नीचे की तरफ डिसेंडिंग हो सकता है। हाँ। सोरोकिन ने इसे बड़ा अच्छा नाम दिया था, सोशल क्लाइंबिंग, यानी सामाजिक सीढ़ी चढ़ना, या सोशल सिंकिंग मतलब सामाजिक रूप से डूबना। तो बेसिकली आपका स्टेटस बदल रहा है, क्लास बदल रहा है, या पावर बदल रही है। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। जैसे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया तो वो क्लाइंबिंग हो गया। हाँ। या फिर आमदनी बढ़ गई, किसी ऊंचे या शायद नीचे दर्जे के व्यक्ति से शादी हो गई, या फिर आप बेहतर या शायद खराब मोहल्ले में चले गए। ये सब वर्टिकल मोबिलिटी है ना? सही कहा। और गिरावट भी उतनी आम है। जैसे आजकल सुनते हैं ले ऑफ्स हो गए, कंपनियां छोटी हो गई, कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग जिसे कहते हैं, या कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे, या कोई मानसिक परेशानी, ये सब नीचे खींच सकता है, मतलब सोशल सिंकिंग। अच्छा, और ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या चीज है फिर? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब है एक ही लेवल पे, एक ही क्लास कैटेगरी में घूमना। जैसे मान लीजिए कोई नर्स है, एक अस्पताल छोड़कर दूसरे अस्पताल में नर्स की ही नौकरी कर ले, लेवल तो वही रहा। सोरोकिन के हिसाब से ये एक सामाजिक समूह से दूसरे पर समान स्तर वाले समूह में जाना है। अच्छा, जैसे कोई अपना धर्म बदल ले, मान लो बैप्टिस्ट से मेथोडिस्ट बन जाए, या नागरिकता बदल ले, या फिर तलाक के बाद दूसरी शादी करना। अगर स्टेटस करीब करीब वैसा ही है, या एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में चले गए पर काम वही कर रहे हैं, पद वही है, आपकी सीढ़ी का पायदान नहीं बदला, बस जगह बदल गई। समझ गई। अच्छा, अब पीढ़ियों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं इंट्रा जेनरेशनल और इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। ये सुनने में थोड़े मिलते जुलते लगते हैं, इनमें क्या खास फर्क है? हाँ, फर्क है और काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंट्रा जेनरेशनल मोबिलिटी, जिसे हम करियर मोबिलिटी भी कह देते हैं कई बार, ये दिखाता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में, खासकर अपने काम के दौरान सोशल लैडर पर कितना ऊपर या नीचे जाता है। अच्छा, मतलब मेरी अपनी जिंदगी में? हाँ, आपकी अपनी जिंदगी में। जैसे कोई छोटे एग्जीक्यूटिव से शुरू करे और सालों की मेहनत के बाद सीईओ बन जाए। ये उन सोसाइटीज में ज्यादा आसान होता है जहां आधुनिकता है और अचीवमेंट ओरिएंटेशन को महत्व दिया जाता है। मतलब आपकी काबिलियत देखी जाती है, आपकी बैकग्राउंड उतनी नहीं। तो फिर इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी क्या हुई? पीढ़ियों वाली बात। एग्जैक्टली। वो है पीढ़ियों के बीच सोशल स्टेटस में बदलाव, मतलब माँ बाप की स्थिति और बच्चों की स्थिति में फर्क। सबसे क्लासिक उदाहरण तो यही है कि किसी निम्न वर्ग के परिवार का बच्चा, मान लीजिए दिहाड़ी मजदूर का बेटा या बेटी, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए या आईएएस ऑफिसर बन जाए। हाँ, ये तो बहुत सुना है। और सोशियोलॉजिस्ट इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि सोसाइटी कितनी ओपन है, क्या वाकई मौके हैं आगे बढ़ने के। और भारत जैसे देश में तो एजुकेशन को इसका सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, कैसे शिक्षा के जरिए कई परिवारों की पूरी पीढ़ियों की स्थिति बदली है। इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, अगला सेट है स्ट्रक्चरल और इंडिविजुअल मोबिलिटी का। ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े पैमाने की बात है और दूसरी छोटे पैमाने की। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी तब होती है जब समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव आते हैं, उथल पुथल होती है। जैसे टेक्नोलॉजी में कोई क्रांति आ गई, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल गया, या कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ। तो इसके कारण बहुत सारे लोगों को, एक बड़े ग्रुप को, एक साथ सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर या नीचे जाने का मौका मिलता है। ये पूरे समूह या स्तर का मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, मतलब ये किसी एक इंसान की मेहनत से ज्यादा स्ट्रक्चर के बदलने का नतीजा है। बिल्कुल। जैसे एमएन श्रीनिवास ने अपने डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट में दिखाया था कि कैसे जमीन जैसे संसाधनों पर कब्जा होने से लोकल हायरार्की में एक पूरा का पूरा स्तर ऊपर उठ जाता है। या भारत में सोचिए, 1990s के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, शिक्षा बढ़ी, फिर ये कंप्यूटरीकरण, पोस्ट इंडस्ट्रियल कंप्यूटराइजेशन, इसने बड़े समूहों को, लाखों लोगों को अपने माता पिता की तुलना में बेहतर सामाजिक स्थिति और ज्यादा हाई लेवल नौकरियां पाने में मदद की। ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट था। तो फिर इंडिविजुअल मोबिलिटी इसके ऑपोजिट हुई, मतलब व्यक्ति की अपनी विशेषताओं पर। प्रिसाइजली, ये मोबिलिटी का माइक्रो व्यू है, एकदम पर्सनल लेवल पर।
ये व्यक्ति की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे निर्भर करता है। आपकी जाति, लिंग, धर्म, एजुकेशन लेवल क्या है, स्किल्स क्या हैं, आप कितने डिटरमिन्ड हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, कहाँ रहते हैं, हेल्थ कैसी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें मौके शायद सीमित भी हो सकते हैं। बिल्कुल, यही पर स्ट्रक्चर का रोल फिरा जाता है। मौके सीमित हो सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए या कुछ जातीय समूहों के लिए या विकलांग व्यक्तियों के लिए ऊपर उठने के अवसर कम हो सकते हैं स्ट्रक्चर की वजह से, भले ही उनमें कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। सही कहा। अच्छा, और अंत में ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोबिलिटी, ये क्या है? थोड़ा नंबर्स वाला खेल लग रहा है। हाँ, इसमें कंपैरिजन है। एब्सोल्यूट मोबिलिटी ये मापती है कि समाज में ओवरऑल, मतलब समग्र रूप से जीवन स्तर में कितनी वृद्धि हुई है। इसे अक्सर इस आधार पर मापा जाता है कि कितने प्रतिशत लोगों की आय या सोशल वेलबींग उनके माता पिता से ज्यादा है। जितनी ज्यादा एब्सोल्यूट मोबिलिटी होगी, उतना ही हम कहेंगे कि आबादी अपने माता पिता से बेहतर स्थिति में है और शायद उनके बच्चे उनसे भी बेहतर होंगे। ये जीरो सम नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि सब लोग पहले से बेहतर हो जाएं। अच्छा, मतलब सबकी नाव ऊपर उठ सकती है। लेकिन रिलेटिव मोबिलिटी में तुलना दूसरों से होती है। ये समाज की फ्लूइडिटी, उसकी तरलता को दर्शाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति रिलेटिव टर्म्स में ऊपर जाता है तो परिभाषा के अनुसार किसी और को नीचे आना पड़ा होगा। आपकी पोजीशन दूसरों के मुकाबले क्या है, ये एक जीरो सम प्रोपोजिशन है। एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान रिलेटिव टर्म्स में। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम करियर की शुरुआत में 32,000 रुपए थी और 10 साल बाद 36,000 हो गई। इनकम बढ़ी तो ये अपवर्ड एब्सोल्यूट मोबिलिटी हुई, वो पहले से बेहतर कमा रहा है। लेकिन अगर उसी समय स्टार्ट करने वाले ज्यादातर अन्य लोगों की इनकम उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई, मान लो दुगुनी या तिगुनी हो गई, तो उस व्यक्ति ने अपवर्ड एब्सोल्यूट मोबिलिटी तो एक्सपीरियंस की, लेकिन डाउनवर्ड रिलेटिव मोबिलिटी का अनुभव किया। वो दूसरों के मुकाबले पीछे रह गया। जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबका स्कोर बढ़ गया, ये एब्सोल्यूट इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन आपकी रैंक गिर गई, ये रिलेटिव डिक्लाइन हुआ। बिल्कुल सही, यही बात है। समझ गई। तो ये थे गतिशीलता के कुछ मुख्य प्रकार। हर एक समाज की जटिलता और उसमें व्यक्तियों की जो यात्रा है उसको अलग अलग तरीकों से दिखाता है। काफी पढ़ते हैं इसमें। हाँ, काफी पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मोबिलिटी के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको थोड़ा करीब से देखते हैं। ये समझना जरूरी है कि समाज में लोग या समूह वो कैसे अपनी स्थिति, अपना सोशल स्टेटस बदलते हैं। आखिर ये मूवमेंट होता कैसे है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला जो बेसिक फर्क हम करते हैं वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ओके। तो हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे मूवमेंट है ना? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई बैंक क्लर्क है, वो दिल्ली की ब्रांच से मुंबई की ब्रांच ट्रांसफर हो गया। अच्छा, काम वही है, पद वही है, सैलरी भी लगभग वही, तो उसका सोशल स्टेटस बदला नहीं। हाँ, मतलब उसकी सामाजिक हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ा। या जैसे कोई स्कूल टीचर एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में पढ़ाने लगे, सेम सब्जेक्ट सेम लेवल। एग्जैक्टली, लेवल वही रहता है, वो जो सोशल स्ट्रेटम है वो सेम है, पर वर्टिकल मोबिलिटी वो अलग है। उसमें क्या होता है? उसमें सामाजिक सीढ़ी पर जगह बदलती है, या तो आप ऊपर जाते हैं या फिर नीचे। इसमें सोशल स्टेटस डेफिनेटली बदलता है। अच्छा, तो मतलब स्टेटस में चेंज आएगा ही आएगा। हाँ, जैसे कोई मान लीजिए छोटा सा किराना दुकानदार है, धीरे धीरे मेहनत करके उसने एक बड़ा सुपरमार्केट चेन खड़ा कर लिया। वाह, ये तो अपवर्ड मोबिलिटी हुई। बिल्कुल, ये हुई अपवर्ड मोबिलिटी। और हमारे सोर्सेज भी दिखाते हैं कि ऐसी कहानियां हमें बहुत इंस्पायर करती हैं, हालांकि शायद वो उतनी आम ना हो जितनी हमें लगती हैं। हाँ, ये बात तो है। सक्सेस स्टोरीज सबको पसंद है। जैसे वो कॉमन किस्सा होता है ना, किसी छोटे शहर या गांव से कोई बच्चा निकला, पढ़ लिख कर IAS बन गया, या कोई आजकल स्टार्टअप फाउंडर यूनिकॉर्न बना गया। ये तो बिल्कुल सपनों जैसा लगता है। हाँ, ये अपवर्ड मोबिलिटी का क्लासिक उदाहरण है, तरक्की। लेकिन इसका उल्टा भी तो होता होगा, डाउनवर्ड मोबिलिटी। ये थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल टॉपिक है, शायद लोग कम बात करते हैं इस पर। बिल्कुल होती है, और शायद जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। पर हाँ, इस पर बात कम होती है। जैसे मान लीजिए कोई एस्टैब्लिश बिजनेसमैन है, किसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से या शायद कुछ गलत फैसलों की वजह से उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा और उसका लाइफस्टाइल एकदम बदल गया। या फिर कोई ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति है, उसका नाम किसी बड़े स्कैंडल में आ गया, हाँ, और उसे इस्तीफा देना पड़ा,
रेपुटेशन खत्म हो गई। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन होती होगी। बिल्कुल, और इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा हो सकता है, पर इस पर अक्सर पर्दा डाला जाता है। ये दिखाता है कि स्टेटस कितना फ्रेजाइल हो सकता है, कितना नाजुक। सही बात है। ये जो स्टेबिलिटी वाली फीलिंग है शायद एक तरह का इल्यूजन ही है। अच्छा, एक और एंगल है इसमें, जनरेशंस का, इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, पीढ़ियों के बीच बदलाव और एक ही व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव, ये कैसे अलग है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी ये देखती है कि क्या बच्चों की सोशल पोजीशन उनके माँ बाप से अलग है या वैसी ही है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज। हाँ, जैसे एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा या बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। हाँ। ये दिखाता है कि समाज में अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितना खुलापन है। अच्छा। अगर किसी समाज में ये इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी, असमानता काफी रिजिड है, काफी गहरी है। लोगों की जो लाइफ चांसेस हैं वो काफी हद तक उनके जन्म से ही तय हो जा रही हैं। और इंट्रा जनरेशनल, वो तो फिर अपनी जिंदगी में हुआ बदलाव हुआ है ना। हाँ बिल्कुल, वो व्यक्ति के अपने जीवन काल में, उसके अडल्ट करियर के दौरान होती है। जैसे किसी ने एक कंपनी में एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव की तरह ज्वाइन किया। हाँ। और फिर 15-20 साल की मेहनत, प्रमोशन वगैरह के बाद उसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गया। ये उसका पर्सनल सफर हुआ, उसकी अपनी स्किल्स, मेहनत, शायद थोड़ा लक भी। राइट, ये तो इंडिविजुअल लेवल पर हुआ। हाँ, पर कभी कभी मोबिलिटी सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट का नतीजा नहीं होती, और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी का। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, ये क्या है? ये भी वर्टिकल का ही टाइप है? हाँ, है तो ये वर्टिकल मोबिलिटी का ही एक रूप, पर इसकी वजह इंडिविजुअल कोशिशों से ज्यादा सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में बड़े बदलाव होते हैं। मतलब ये कैसे काम करता है, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल, जैसे भारत में सोचिए 1990s के बाद जो आईटी बूम आया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा चेंज था। तो अचानक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड आसमान छू गई। अब उनकी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस में जबरदस्त उछाल आया, भले वो किसी खास एलीट बैकग्राउंड से ना हो। सही बात है। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज था जिसने पूरे एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप को, एक पूरे पेशे को ऊपर उठाया। या इसका उल्टा सोचें, जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है। हाँ, आजकल एआई और ऑटोमेशन की बहुत बात होती है। हाँ, तो कुछ रूटीन मैनुअल जॉब्स कम हो रही हैं। इससे उन सेक्टर्स के वर्कर्स की स्थिति पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। ये एक तरह की फोर्स्ड मोबिलिटी है जो बड़े इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से आती है। हाँ। आपके कंट्रोल से बाहर। समझ गई। ये तो मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री या प्रोफेशन पर असर डालता है। इंडिविजुअल कंट्रोल से बाहर की बात लगती है ये तो। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी में बड़े बदलाव। अच्छा, आर.एच. टर्नर ने 2 और दिलचस्प तरीके बताए थे मोबिलिटी के चैनल्स के बारे में, स्पॉन्सर्ड और कॉन्टेस्ट मोबिलिटी। ये क्या भला है? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी वहां होती है जहां सिलेक्शन पहले होता है और फिर ट्रेनिंग या ग्रूमिंग होती है एलीट पोजीशंस के लिए। मतलब पहले चुन लिया फिर तैयार किया? हाँ, एक तरह से। मतलब कोई एस्टैब्लिश्ड एलीट ग्रुप या कोई पॉलिसी कुछ लोगों को चुनती है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है, उन्हें स्पॉन्सर करती है। जैसे कुछ देशों में खास एलीट स्कूल्स होते हैं जो भविष्य के लीडर्स तैयार करने के लिए माने जाते हैं। अच्छा, या भारत में अगर देखें तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को एजुकेशन और जॉब्स में प्रेफरेंशियल एक्सेस देकर मोबिलिटी का एक रास्ता खोलती है। यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया पहले लागू होते हैं। ओके, समझ गई। मतलब एक तरह से पहले ही पहचान लिया जाता है कि किसे आगे बढ़ाना है और फिर उसे सपोर्ट किया जाता है। और फिर ये कॉन्टेस्ट मोबिलिटी, ये तो नाम से ही लग रहा है कि खुली प्रतियोगिता, कंपटीशन वाला मामला है। हाँ बिल्कुल, कॉन्टेस्ट मोबिलिटी एक ओपन कंपटीशन के सिद्धांत पर चलती है। जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी के एग्जाम्स हैं या कैट एग्जाम्स हैं या स्पोर्ट्स में सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं। हाँ, जहाँ सब भाग ले सकते हैं। थ्योरेटिकली मैदान सबके लिए खुला है। अपनी काबिलियत दिखाओ, अपनी मेहनत दिखाओ और आगे बढ़ो। सिलेक्शन प्रोसेस आखिर में होता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर। कौन जीतेगा ये रेस के आखिर तक पता नहीं चलता। अच्छा। तो ये दोनों सिस्टम्स दिखाते हैं कि समाज टैलेंट और अपॉर्चुनिटी को कैसे देखता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या वो कुछ चुने हुए लोगों को नर्चर करता है या सबको दौड़ में शामिल होने का, कॉम्पीट करने का मौका देता है। काफी अलग अलग तरीके हैं ये तो ये थे मोबिलिटी के कुछ अहम प्रकार और उनके पीछे के कुछ मैकेनिज्म्स। हर किसी का समाज में अपनी जगह बनाने, बदलने या कभी कभी खोने का अपना एक पैटर्न और वजह है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के संदर्भ में खासतौर पर यहाँ की जाति व्यवस्था और बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ मोबिलिटी की कहानी क्या कहती है। ठीक है, पिछले हिस्से में हमने मोबिलिटी के प्रभावों पर काफी बात की। अब जरा इस पर आते हैं कि ये मोबिलिटी होती क्यों है, मतलब इसके सोर्सेस क्या है, कॉजेस क्या है। हाँ बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये मोबिलिटी आखिर आती कहाँ से है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें इसके कई ड्राइवर्स बताए गए हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना, ज्योग्राफिकल मूवमेंट, सिर्फ वही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेज साफ कहते हैं कि इसमें सोशल मोबिलिटी भी है, मतलब समाज में आपकी पोजीशन बदलना, और इकोनॉमिक मोबिलिटी भी, यानी आपकी आर्थिक हालत। और मजे की बात यह है कि ये तीनों अक्सर जुड़े होते हैं। हाँ, ये तो है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब के लिए शहर बदलता है, हाँ, तो वो ज्योग्राफिकल मूवमेंट तो हुआ ही, हाँ। पर साथ में इकोनॉमिक स्टेटस भी बदला, और हो सकता है सोशल सर्कल भी बिल्कुल अलग हो जाएं। एग्जैक्टली। यही इंटरलिंकिंग है। तो अगर हम पहले बड़े सोर्स या ड्राइवर की बात करें तो सोर्सेज में एजुकेशन का नाम सबसे पहले आता है। एजुकेशन, अच्छा, हाँ, शिक्षा, ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कैटलिस्ट है। सोर्सेज में ढेरों एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे अच्छी पढ़ाई के लिए लोग, खासकर यंग लोग, अपना घर, अपना शहर छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। जी, छोटे शहरों से बच्चे दिल्ली, कोटा, मुंबई जाते हैं। आजकल तो बाहर जाने का ट्रेंड कितना बढ़ गया है। बिल्कुल। ये जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, DU है, यहाँ पूरे देश से स्टूडेंट्स आते हैं। ये सिर्फ डिग्री लेने नहीं आते। सही बात है। वो एक बेहतर फ्यूचर, एक अलग तरह का सोशल एक्सपोजर, नेटवर्किंग, इन सब चीजों के लिए आते हैं। ये बाद में करियर मोबिलिटी में बहुत हेल्प करता है। हाँ बिल्कुल, मेरा अपना एक कजन है, छोटे शहर से निकला, बैंगलोर गया इंजीनियरिंग करने, अब वहीं एक बड़ी MNC में है। उसका तो पूरा लाइफस्टाइल, सोच, सब कुछ बदल गया है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है एजुकेशन ड्रिवन मोबिलिटी का। एकदम सही। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं वो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जॉब्स, मतलब जॉब्स, बिजनेस के मौके, बेहतर इनकम, जहां ये ज्यादा होते हैं लोग नेचुरली वहां अट्रैक्ट होते हैं। भारत में ये बहुत दिखता है, गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेशन, या छोटे शहरों से बड़े मेट्रोज की तरफ। हाँ, और ये सिर्फ IT प्रोफेशनल्स या पढ़े लिखे लोग नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्प, फैक्ट्री वर्कर्स, हर तबके के लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में मूव करते हैं। और इसमें वो पुश फैक्टर भी तो होता होगा ना, मतलब गांव में शायद अपॉर्चुनिटी ही नहीं है या खेती में दिक्कतें हैं। बिल्कुल, सोर्सेज इस पे भी जोर देते हैं। एग्रीकल्चरल क्राइसिस या रूरल एरियाज में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर करता है। एक तरह की मजबूरी भी होती है कि शहर में चलो कुछ तो मिलेगा, हाँ, भले ही शुरू में मुश्किल हो। हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, जैसे रोड्स, ट्रेन्स, हाँ, सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बेहतर होती है, लोगों के लिए आना जाना आसान हो जाता है, फिजिकल मूवमेंट इजी होता है। अच्छा, हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी सिर्फ लोगों को मूव करने में मदद नहीं करती, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करती है। उससे फिर मोबिलिटी के और नए रास्ते खुलते हैं। सोचिए किसी दूर दराज के गांव तक अगर अच्छी रोड बन जाए तो वहां के लोग शायद रोज पास के शहर जाकर काम कर सकें। पहले ये मुमकिन नहीं था। हाँ, और टेक्नोलॉजी, आजकल रिमोट वर्क ने तो पूरे गेम ही बदल दिए कुछ हद तक। हाँ, ये एक नया डायमेंशन है। लोग कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से, किसी दूसरी जगह की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। जियोग्राफिकल मोबिलिटी की डेफिनेशन बदल रही है। हालांकि सोर्सेज शायद ये भी मानते होंगे कि ये अभी सबके लिए नहीं है, ये बेनिफिट शायद कुछ ही लोगों तक सीमित है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी भी ज्यादातर नॉलेज वर्कर्स या सर्टेन सेक्टर्स तक ही लिमिटेड है। इसे हम यूनिवर्सल ट्रेंड नहीं कह सकते अभी, पर हाँ, ये एक फैक्टर जरूर बन गया। सही। अच्छा, और कोई एंगल, सोशल फैक्टर्स का भी कुछ रोल होता है? हाँ, सोर्सेज इस पर भी बात करते हैं। सोशल फैक्टर्स, कभी कभी लोग सोशल कंस्ट्रेंट से बचने के लिए मूव करते हैं। सोशल कंस्ट्रेंट्स मतलब जैसे जाति आधारित भेदभाव हो सकता है गांव में, या बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर, या बस एक कंजर्वेटिव माहौल से निकलकर शहर की एनोनिमिटी और थोड़ी फ्रीडम की तलाश। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। लोग अपनी पहचान या लाइफस्टाइल को लेकर ज्यादा आजादी चाहते हैं। और मैरिज, भारत में खासकर महिलाओं के लिए शादी मोबिलिटी का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। वो अपना घर छोड़कर पति के घर जाती हैं, अक्सर दूसरे शहर या गांव में। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। तो मतलब ये मोबिलिटी सिर्फ इकोनॉमिक जरूरत नहीं है, इसमें एस्पिरेशन है, सोशल डायनामिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है,
सब कुछ मिला जुला है। बिल्कुल, सोर्सेज इसे एक मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्स फिनोमेना की तरह ही देखते हैं, कोई एक अकेली वजह नहीं होती। और ये सब आपस में जुड़े हुए भी हैं। एजुकेशन से अच्छी जॉब मिलती है, जिसके लिए शायद मूव करना पड़े, और उससे सोशल स्टेटस बदलता है। एग्जैक्टली यही इंटरकनेक्शन समझना जरूरी है। सोर्सेस का निचोड़ यही है कि मोबिलिटी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके पीछे कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। काफी दिलचस्प है ये सब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मोबिलिटी के सोर्सेज और कॉजेज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कहाँ से शुरू करें? सोरोकिन से? हाँ, उनका काम काफी फाउंडेशनल रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल। पितरिम सोरोकिन 1927 में उनकी किताब आई थी सोशल मोबिलिटी, और उन्होंने मोबिलिटी को काफी सीधे तरीके से डिफाइन किया था। कैसे? कि भाई कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई वैल्यू जैसे इज्जत, स्टेटस, पैसा, वो एक सोशल पोजीशन से दूसरी में मूव कर रहा है, बस यही है मोबिलिटी। अच्छा, और उनका वो वर्टिकल मोबिलिटी वाला आइडिया बड़ा फेमस है ना? मतलब समाज में ऊपर या नीचे जाना। हाँ, उन्होंने उसकी तुलना सीढ़ियों और लिफ्ट से की थी। जैसे कुछ रास्ते धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, कुछ तेजी से। एक अच्छा मेटाफर है ये समझने के लिए। और एक बात उन्होंने और कही थी जो मुझे काफी इम्पोर्टेंट लगती है, कि कोई भी सोसाइटी मतलब ना तो एकदम बंद होती है कि कोई हिल ही ना पाए। बिल्कुल, एकदम रिजिड क्लोज सिस्टम जैसा। हाँ, और ना ही एकदम खुली, इधर जिसको मर्जी जब चाहे ऊपर चला जाए। हमेशा कुछ ना कुछ बैरियर्स, कुछ रुकावटें तो होती हैं। एग्जैक्टली ये एक बहुत बैलेंस पर्सपेक्टिव था उनका। Exactly. फिर उन्होंने कुछ प्राइमरी फैक्टर्स भी बताए थे जो हर सोसाइटी में मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। हाँ, वो 4 फैक्टर्स थे शायद। पहला तो डेमोग्राफिक वाला था, एज, सेक्स, रेस, ये सब। करेक्ट। दूसरा उन्होंने कहा था टैलेंट और एबिलिटी। उनका मानना था कि भाई अक्सर माँ बाप और बच्चों की जो कैपेबिलिटीज हैं वो मैच नहीं करती, इससे मोबिलिटी होती है। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं कि टैलेंटेड माँ बाप के बच्चे भी उतने ही टैलेंटेड हों या वाइस वर्सा। हाँ, और कभी कभी पॉपुलर प्रेशर की वजह से भी लोगों को वो पद छोड़ने पड़ते हैं जिनके लिए वो सूटेड नहीं है। पैरेटो भी कुछ ऐसा ही मानते थे कि ये एक मेन रीजन है मोबिलिटी का, सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स वाली बात। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या था? तीसरा था सामाजिक पदों में व्यक्तियों का फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब? सही इंसान सही जगह पे नहीं है, मिसप्लेसमेंट। समझी। और चौथा? वो शायद सबसे बड़ा था उनके हिसाब से। हाँ, चौथा था सोशल एनवायरनमेंट में बदलाव। जैसे बड़े चेंजेस आते हैं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कोई नया कानून आ गया, कोई पाबंदी लग गई या हट गई, ये चीजें बड़े पैमाने पर लोगों को ऊपर या नीचे पुश करती हैं। राइट। तो ये तो हुई सोरोकिन की बात। फिर बाद में जैसे पियरे बोर्दियो आए, उन्होंने इसे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया, है ना, कैपिटल वाली थियोरी। हाँ, बोर्दियो ने पर्सपेक्टिव को काफी ब्रॉडन किया। उन्होंने वो 4 तरह की कैपिटल बताई। इकोनॉमिक कैपिटल यानी पैसा जायदाद, सोशल कैपिटल आपके कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क्स, जान पहचान, सिंबॉलिक कैपिटल मतलब आपकी इज्जत, रेपुटेशन, स्टेटस। बिल्कुल, और चौथी कल्चरल कैपिटल, आपका ज्ञान, आपकी भाषा, आपके तौर तरीके, मैनर्स, एजुकेशन। बोर्दियो कहते थे कि ये चारों मिलकर आपकी सोशल क्लास पोजीशन तय करती हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी था, है ना, कि ये कैपिटल मोबिलिटी में मदद तो करती है पर रुकावट भी बन सकती है, खासकर कल्चरल कैपिटल। हाँ, ये बहुत ही फैसिनेटिंग पॉइंट है बोर्दियो का। उन्होंने कहा कि जैसे लोअर क्लासेस के पास अक्सर पुअर कल्चरल कैपिटल होता है, मतलब शायद वो भाषा, वो तौर तरीके नहीं होते जो एलीट सर्कल्स में वैल्यूड हैं। तो ये कमी वो अपनी अगली पीढ़ी को पास ऑन कर देते हैं। इससे उन बच्चों के लिए भी ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है, भले उनमें टैलेंट हो। एक तरह का साइकिल बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये तो काफी हद तक सच लगता है। अच्छा, कुछ एम्पिरिकल स्टडीज भी हुई हैं इस पे, राइट? जैसे डेविस ग्लास की स्टडी। हाँ, डेविस ग्लास ने 1950s में ब्रिटिश समाज पर स्टडी की थी। उन्होंने पाया कि मिडिल और लोअर क्लासेस में अपवर्ड मोबिलिटी भी होती है और डाउनवर्ड भी। लोग ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं। लेकिन एलीट्स का क्या? हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट यह था कि एलीट्स में डाउनवर्ड मोबिलिटी बहुत कम थी। उन्होंने इसे एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट कहा। मतलब जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो अपनी पोजीशंस काफी हद तक अपने ही सर्कल में अपने बच्चों के लिए मेंटेन रखते हैं। बाहर वालों के लिए वहां घुसना मुश्किल है। और गोल्डथॉर्प की स्टडी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही पाया था। जॉन गोल्डथॉर्प की स्टडी वो भी ब्रिटेन में ही थी, नफील्ड मोबिलिटी स्टडी। उन्होंने भी यही देखा कि ज्यादातर जो मोबिलिटी होती है वो हायरार्की में आसपास के रैंक्स में ही होती है। मतलब कोई क्लर्क है तो शायद सीनियर क्लर्क बन जाए, या कोई अनस्किल्ड वर्कर है तो स्किल्ड बन जाए। शॉर्ट रेंज मोबिलिटी। अच्छा, मतलब एकदम नीचे से एकदम ऊपर, वो रैग्स टू रिचेस वाली कहानी कम होती है। एब्सोल्यूट मोबिलिटी जिसे कहते हैं। हाँ, वो काफी रेयर है। लॉन्ग रेंज मोबिलिटी या एब्सोल्यूट मोबिलिटी वो बहुत कम देखने को मिलती है।
ज्यादातर लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास ही मूव करते हैं। ओके, तो ये तो हुई कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज और स्टडीज। अब अगर हम उन जनरल फैक्टर्स की बात करें जो मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये पर्सनल भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल भी। हाँ बिल्कुल, इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। हाँ, लिपसेट और ज़ेटरबर्ग का वो लिपसेट ज़ेटरबर्ग थीसिस कि जैसे जैसे सोसाइटीज इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज होती हैं, मोबिलिटी बढ़ती है, शहरों में नए मौके, एनोनिमिटी। बिल्कुल, ये तो ग्लोबली देखा गया है। दूसरा बड़ा फैक्टर जाहिर है एजुकेशन। डंकन और ब्लाउ ने अमेरिका में स्टडी की थी। हाँ, उन्होंने पाया था कि ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स दोनों में मोबिलिटी ज्यादा थी, और उसका एक बड़ा कारण था एजुकेशन का अच्छा लेवल। हाँ, आज भी एजुकेशन को मोबिलिटी का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। हालांकि जैसा हमने बोर्दियो के हवाले से कहा, अकेली एजुकेशन शायद काफी ना हो, सोशल और कल्चरल कैपिटल भी चाहिए। यहीं पर वो सोशल कैपिटल और सोशल स्टेटस वाली बात आ जाती है, गिडन्स और बॉटमोर की क्लोजर थीसिस। हाँ, कि जो लोग पावरफुल पोजीशंस पर हैं वो कोशिश करते हैं कि वो मौके उनके अपने ग्रुप, अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों के लिए ही रिजर्व्ड रहें। इसे कहते हैं सोशल क्लोजर। मतलब कनेक्शंस का इस्तेमाल करके दरवाजे बंद कर लेना दूसरों के लिए। हाँ, नेटवर्किंग, या जिसे हम कभी कभी जुगाड़ कह देते हैं। एग्जैक्टली। फिर है ऑक्यूपेशन। आजकल नौकरियां कंपैरेटिव रूप से पहले से ज्यादा खुली हैं, मेरिट का क्लेम होता है, तो ये इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी का एक बड़ा सोर्स है। नई तरह की नौकरियां आती हैं, पुराने स्किल्स इरेलीवेंट हो जाते हैं। हाँ, जैसे आईटी बूम ने भारत में एक पूरी नई मिडिल क्लास बनाई। हाँ, अच्छा, और सोशल और कल्चरल वैल्यूज वो कैसे अफेक्ट करते हैं? बहुत ज्यादा। समाज कितना लिबरल है, कितना कंजर्वेटिव है, इस पर डिपेंड करता है कि मोबिलिटी की कितनी गुंजाइश है। जैसे पुराने कास्ट सिस्टम को देखें, वो एक बहुत ही क्लोज्ड सिस्टम था, मोबिलिटी के रास्ते लगभग बंद थे। आज समाज थोड़ा खुला है तो मौके ज्यादा हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस का भी जिक्र था शायद। हाँ, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह की मोबिलिटी ला सकते हैं। जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, लोग नीचे चले जाते हैं। वहीं अच्छी बारिश हुई, अच्छी फसल हुई तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, लोग ऊपर आते हैं। सोशल मूवमेंट्स जैसे आंदोलन वगैरह। हाँ, ये कलेक्टिव मोबिलिटी में मदद करते हैं। मतलब पूरा का पूरा ग्रुप अपनी सोशल स्टैंडिंग इंप्रूव करने की कोशिश करता है। जैसे भारत में दलित आंदोलन हुए या अमेरिका में ब्लैक राइट्स मूवमेंट। इनसे चेतना भी आती है और कई बार पॉलिसी चेंजेस भी होते हैं। पॉलिसी चेंजेस की बात आई तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, जैसे वंचित, कमजोर, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज। भारत में रिजर्वेशन इसका एक बड़ा उदाहरण है। मकसद यही है कि इन ग्रुप्स को मोबिलिटी के लिए सपोर्ट मिले। माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना? लोग गांव से शहर जाते हैं या एक देश से दूसरे देश। हाँ, बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। ये शायद मोबिलिटी का सबसे विजिबल फॉर्म है। फिजिकल फीचर्स का भी जिक्र था कहीं, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। हाँ, सैली लवर्मैन ने इस पर लिखा है। उनका कहना है कि बाकी सब चीजें अगर बराबर हों तो फिजिकल लुक्स, मतलब आप कैसे दिखते हैं, वो भी थोड़ा एडवांटेज दे सकता है। हालांकि ये काफी सब्जेक्टिव है। टेक्नोलॉजी, इसका इम्पैक्ट तो जाहिर है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट। यूरोप में इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन ने मास मोबिलिटी ट्रिगर की। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब नए तरह की मोबिलिटी ला रहे हैं, नए स्किल्स डिमांड कर रहे हैं। और आखिर में कुछ सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी हैं, जैसे लोगों की अपनी इच्छाएं, एस्पिरेशंस। हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत और कलेक्टिव एस्पिरेशंस। वेबलन ने अपनी किताब दी थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास में लिखा था कि लोग हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं, स्टेटस चाहते हैं। वो उन पोजीशंस को पाना चाहते हैं जिन्हें समाज इंपॉर्टेंट मानता है। संस्कृतिकरण की प्रोसेस भी तो कुछ ऐसी ही इच्छा दिखाती है। एग्जैक्टली। और मर्टन का रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी यही है। हम उन ग्रुप्स को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी वैल्यूज, उनका लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं। तो मतलब ये सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड, ये भी मैटर करता है। रेस, एथनिक लिनेज, ये सब भी रोल प्ले करते हैं, जैसा सोरोकिन ने अपनी अमेरिकन स्टडी में पाया था। हाँ, और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी। डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, थियोक्रेसी है। हर सिस्टम मोबिलिटी के अलग अलग चैनल्स और बैरियर्स क्रिएट करता है। वाओ, तो ये तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर तय करते हैं कि कौन कहाँ कैसे मूव करेगा सोसाइटी में। काफी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। हाँ, ये वाकई में एक मल्टी फैसेटेड फिनोमिनन है। कोई एक फैक्टर सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सब आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता, मतलब सोशल मोबिलिटी के परिणामों की। सोशियोलॉजिस्ट आखिर इसमें इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं?
हाँ, मतलब इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि ये क्लास फॉर्मेशन को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे एंटनी गिडेंस का मानना था कि अगर मोबिलिटी कम हो तो क्लास सॉलिडारिटी, मतलब अपने वर्ग के लोगों से जो जुड़ाव होता है, वो ज्यादा मजबूत होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही क्लास में रहते हैं तो उनके अनुभव एक जैसे होते हैं, उनके सब कल्चर्स बनते हैं, पहचान गहरी होती है। राइट। और दूसरा कारण? दूसरा, ये समाज के सदस्यों के लाइफ चांसेस का एक तरह से संकेत देता है। मतलब किसी का जन्म किस क्लास में हुआ है, ये उसकी अच्छी नौकरी या बेहतर जिंदगी की संभावनाओं पर कितना असर डालता है। हाँ, ये तो जरूरी है जानना। और तीसरा, ये भी देखना होता है कि लोग मोबिलिटी के अनुभव पर रिएक्ट कैसे करते हैं। जैसे जो लोग डाउनवर्डली मोबाइल हैं, जिनकी स्थिति गिरी है, क्या वो इतने फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि समाज के लिए ही कोई खतरा बन जाए? हाँ, ये भी एक एंगल है। तो क्लास फॉर्मेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर इसका क्या असर होता है? मार्क्स का क्या सोचना था इस बारे में? मार्क्स का मानना था कि ज्यादा मोबिलिटी से क्लास सॉलिडारिटी कमजोर होगी। कमजोर कैसे? क्योंकि क्लास ज्यादा हेट्रोजीनियस हो जाएगी, मतलब उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आ जाएंगे, सबकी पृष्ठभूमि अलग होगी। अच्छा, तो वो एकता नहीं रहेगी? हाँ, वो सब कल्चर्स टूटेंगे, क्लास के प्रति वफादारी कम होगी और शायद क्लास कॉन्फ्लिक्ट की जो तीव्रता है वो भी कम हो जाएगी। और क्या दूसरे विचारक भी ऐसा ही मानते हैं? हाँ, जैसे रैल्फ डैरेंडॉर्फ कहते हैं कि पश्चिमी समाजों में काफी हद तक यही हुआ है। मोबिलिटी बढ़ने से लोग अब ग्रुप्स में नहीं लड़ते, बल्कि इंडिविजुअल्स की तरह बेहतर मौकों के लिए कॉम्पीट करते हैं। मतलब इंडिविजुअल कंपटीशन बढ़ गया है। एग्जैक्टली। इससे क्लास वाली एकजुटता और संघर्ष कम हुआ है। दारेंड्रॉफ तो यहाँ तक सवाल उठाते हैं कि क्या इन ढीले ढाले सोशल स्ट्रैटा को अब क्लास कहना भी सही है, हालांकि वो क्लास के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह नकारते नहीं है। ये तो इंटरेस्टिंग है। और फ्रैंक पार्किन का क्या कहना है? उन्होंने इसे पॉलिटिकल सेफ्टी वॉल्व कहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। पार्किन कहते हैं कि अपवर्ड मोबिलिटी जो काबिल और एम्बिशियस वर्किंग क्लास सदस्य हैं, उनको ऊपर उठने का एक रास्ता देती है। तो इससे उनका फ्रस्ट्रेशन कम होता है? हाँ, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। वो क्या? इससे वर्किंग क्लास कमजोर होती है, क्योंकि उसके सबसे काबिल लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। और अक्सर ये ऊपर जाने वाले लोग नई मिडिल क्लास के सामाजिक और राजनीतिक विचार अपना लेते हैं। मतलब ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं? हाँ, ज्यादातर। तो वो सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा नहीं बनते, बल्कि उसे और मजबूत करते हैं। अच्छा, तो ऊपर जाने वाली मोबिलिटी भी एक तरह से सिस्टम को बनाए रखने में मदद करती है। बिल्कुल। और यही चीज डाउनवर्ड मोबिलिटी में भी दिखती है। विलेंस्की और एडवर्ड्स की एक स्टडी थी स्किडर्स पर। स्किडर्स? जी। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से फिसलकर वर्किंग क्लास में आ जाते हैं। अच्छा, नीचे की तरफ। हाँ, तो स्टडी ने पाया कि ये लोग भी कंजर्वेटिव ही बने रहते हैं। वो अपनी पुरानी मिडिल क्लास वैल्यूज से चिपके रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वापस ऊपर चले जाएंगे। तो वो वर्किंग क्लास का हिस्सा पूरी तरह नहीं बन पाते और एक तरह से वर्किंग क्लास को अंदर से कमजोर करते हैं। तो देखिए, दोनों ही तरह की मोबिलिटी, ऊपर और नीचे, स्टेटस को मजबूत करती हैं और क्लास कॉन्फ्लिक्ट को कम करती हैं। लेकिन इसके व्यक्तिगत परिणाम वो तो काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसे नीचे की ओर मोबिलिटी। हाँ, जाहिर है। डाउनवर्ड मोबिलिटी से तनाव होता है, साइकोलॉजिकल डिसरप्शन होता है। वॉरेन ब्रीड की एक स्टडी ने तो इसे ज्यादा सुसाइड रेट्स से भी जोड़ा है। ओह, पर अपवर्ड मोबिलिटी, क्या ऊपर जाने में भी तनाव है? ये तो अजीब लगता है। हाँ, हैरानी की बात है, पर है। अपवर्ड मोबिलिटी को भी स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोन्यूरोसिस जैसी मानसिक स्थितियों से जोड़ा गया है। पर क्यों? सफलता से तनाव? शायद नई सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव, या अपनी पुरानी जड़ों से कटना, या फिर नीचे रह गए लोगों के प्रति प्रेजुडिस का भाव आ जाना। हाँ, ये भी हो सकता है। और परिवारों में भी तनाव आता होगा, बच्चों और माँ बाप के बीच। बिल्कुल, रिश्तों में तनाव भी देखा गया है। तो ऊपर जाना भी हमेशा आसान नहीं होता। और समाज के लिए क्या मोबिलिटी हमेशा अच्छी है? जरूरी नहीं। अगर मोबिलिटी बहुत तेज हो तो लोग नई जगहों या ग्रुप्स में आसानी से घुल मिल नहीं पाते, मतलब एसिमिलेट नहीं हो पाते। हाँ, वो अकेलापन महसूस कर सकते हैं। और जब ऊपर जाने को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे अमेरिका में, तो लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, राइजिंग एक्सपेक्टेशंस जिसे कहते हैं। और सब सफल होना चाहते हैं। हाँ, पर हकीकत में सब तो सफल नहीं हो सकते। इससे समाज में असंतोष बढ़ सकता है और कभी कभी तो सिविल स्ट्राइफ, मतलब नागरिक संघर्ष तक की नौबत आ सकती है। तो ज्यादा उम्मीदें भी खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ
क्लोज्ड सोसाइटी, जहां मोबिलिटी बहुत कम है और आपका स्टेटस जन्म से तय होता है, अस्क्राइब स्टेटस, वहां की समस्याएं और भी गंभीर हैं। वहाँ क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत है टैलेंट का सही इस्तेमाल न हो पाना। काबिलियत की जगह आपकी पैदाइश देखी जाती है। ये तो ह्यूमन रिसोर्सेज की सीधी सीधी बर्बादी है। हाँ, ये तो है। इसी से जुड़ा हुआ माइकल यंग का मेरिटोक्रेसी का आइडिया है। अच्छा। एक ऐसा समाज जहाँ सब कुछ मेरिट मतलब योग्यता के आधार पर तय हो। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है। हाँ, लगता तो है, सबको बराबर मौका मिले, जो जितना काबिल है वो उतना आगे जाए। पर यंग ने ही सवाल उठाया कि क्या ऐसा समाज वाकई फंक्शनल होगा? क्या ये सच में समाज के लिए अच्छा काम करेगा? अच्छा, उनको क्या शक था? यंग ने कुछ संभावित डिसफंक्शनल पॉसिबिलिटीज बताई, मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें जो मेरिटोक्रेसी में आ सकती हैं। जैसे कि? पहला, जो लोग सबसे नीचे रह जाएंगे वो पूरी तरह डीमोरलाइज्ड हो सकते हैं, उनका मनोबल एकदम टूट सकता है। क्यों? उन्हें तो पता होगा कि उन्हें बराबर मौका मिला था। इसीलिए उन्हें पता होगा कि वो नीचे इसलिए हैं क्योंकि उनमें वाकई योग्यता की कमी है। उनके पास कोई बहाना नहीं होगा, न किस्मत का, न मौके का, न सिफारिश का, और उनकी पैरवी करने वाला, उनकी आवाज उठाने वाला भी कोई काबिल आदमी उस तबके में नहीं बचेगा, क्योंकि सारे काबिल तो मेरिट के आधार पर ऊपर चले गए होंगे। ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा, जो ऊपरी स्तर पर होंगे वो अपनी योग्यता के दम पर पहुंचे होंगे, उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होगा। हो सकता है वो अहंकारी, एरोगेंट बन जाए। उनमें विनम्रता कम हो जाए। हाँ, और वो नीचे वालों को तुच्छ समझें, उन्हें छोटा समझें। यूं का तर्क है कि इससे समाज में दूरियां और संघर्ष बढ़ सकता है। तो मेरिटोक्रेसी शायद उतनी न्यायपूर्ण या एकजुट करने वाली ना हो जितना हम सोचते हैं। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। वैसे भी अगर हम आज देखें, जैसे अमेरिका को ही लें, तो वो भी पूरी तरह मेरिटोक्रेसी की तरफ तेजी से बढ़ता नहीं दिख रहा। हाँ, ये बात सही है। वहां भी वर्टिकल मोबिलिटी आज भी काफी सीमित है और असली समान अवसर मिलना अभी भी एक आदर्श ही ज्यादा लगता है, हकीकत कम। ठीक है, तो ये थे सामाजिक गतिशीलता के कुछ अहम परिणाम। उम्मीद है आपको सोशल मोबिलिटी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी, और आज जो हमने परिणामों पर ये चर्चा की वो पसंद आई होगी। हाँ, ये काफी जटिल विषय है पर समझना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे और यूपीएससी टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।